नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार वीके चेड़ियन जुड़े हैं। चेड़ियन साहब, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। नमस्कार। चेड़ियन साहब मलयाली हैं, दिल्ली में 4 दशक से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और केरल की राजनीति को भली भांति जानते हैं, वहां इन्स एंड आउट्स को जानते हैं। और आजकल हमें केरल पर ज्यादा फोकस इसलिए करना है, वैसे तो चेड़ियन साहब देश भर की राजनीति के बारे में खबर रखते हैं, मगर आज जो बात करेंगे वो केरल में सरकार बदल गई है और कोई नया संदेश भी मिल रहा है। सतीशन की सरकार ने आज शपथ ग्रहण किया और हमें अच्छा लगा कि उनके स्वेरिंग इन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और सब नेता यानी विपक्ष के नेता भी उपस्थित रहे, मंचस्थ थे। तो एक संदेश अच्छा जा रहा है, ऐसा हमें लगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो आपके केरल से ही सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य है। राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब उपस्थित थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सब उपस्थित थे और स्वेरिंग इन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और मेरे ख्याल से केरल कांग्रेस का एक फ्रैक्शन जो यूडीएफ में है, उनका मंत्रिमंडल में समावेश हुआ। तो पहले तो हम चेड़ियन साहब आपका सीधू ने सट में स्वागत करते हैं। सीधू ने सट हम इसलिए रखे हैं कि डायरेक्ट बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी सीधी बात करेंगे, क्योंकि आप सीधी बात करने के लिए मशहूर हैं। तो सर, ये जो सरकार अभी नई बनी है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, मुस्लिम लीग और सहयोगी दलों के मंत्री उसमें लिए गए, उसके बारे में पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे सतीशन के सिलेक्शन के बारे में और सतीशन की सरकार के बारे में? चेड़ियन साहब। सर, थैंक यू। पहले मैं बोलेगा कि सतीशन का एक खूबी है, वो मुसरीज एरिया से आ रहे हैं। मुसरीज एरिया जो कुडंगल्लूर वो पोर्ट था, वो जो केरला का मशहूर स्पाइस ट्रेड हुआ करता था, उस एरिया से आता है। उसका घर मेरे ख्याल में भारत का पहला मस्जिद से मेरे ख्याल में 5 या 6 किलोमीटर दूर में है। तो ऐसे एक प्रदेश से आ रहे हैं और उसको अभी जब मैंडेट मिला है और सबको पता है केरला का सब माइनॉरिटी 45% माइनॉरिटी पूरा सतीशन को वोट किया। तो उसका कारण बहुत सारा है। ये सतीशन वैसे एक अपर कास्ट हिंदू है, मेनन है, फिर भी उसका मुस्लिम लीग जो एक सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो मुस्लिम जो जमात जैसे मुस्लिम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं बोल रहे, वो केरला का और केरला मुस्लिम का फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जी। वो बहुत सीधे उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए सब सपोर्ट दे दिया। तो केरला कांग्रेस जो है डोमिनेटेड क्रिश्चियन पार्टी है, क्रिश्चियन स्पेशली कैथोलिक्स का, वो भी कर दिया। और आज सतीशन का मिनिस्ट्री में दो कांग्रेस का दलित मंत्री है और 2 ईरवा ओबीसी मंत्री भी है। तो सतीशन ने, अभी हम दूसरा एक डिस्कशन में बैठा था, तो बोल रहे कि एक सामुदायिक संतुलन भी लेके आया है। वो केरला में कुछ नया नहीं है। वो लेफ्ट होगा, पूरा मेजोरिटी ओबीसी लोगों का मंत्री होते हैं, सब होते हैं। तो इसलिए केरला का वो चेंज होते, वो लेफ्ट और कांग्रेस का डोमिनेटेड
ज़्यादा फर्क नहीं है, बट को थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए सतीश जो मैसेजिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मुसरी का वो स्पिरिट, जो कोहाबिटेशन और सब सब समुदाय, सब सब रिलीजन मिलकर रहते हैं। और जी तो वाला मस्जिद को जो भूमि दे दिया, वो एक हिंदू राजा था, कोई मुस्लिम राजा नहीं था। वो जो जो बिजनेस के लिए आया था, स्पाइस बिजनेस के लिए आया था अरब लैंड से, उसको जी जब उधर सेटल करना शुरू किया, उसने बोला आप लोगों को एक मस्जिद का जगह चाहिए, ये ले लो। ये जो स्पिरिट है ना, वो मेरे ख्याल में सदिशन में है। इसलिए लोग इस बार ज़्यादातर उसको वोट दिया, क्योंकि लेफ्ट एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहा था और थोड़ा जी एंटी मुस्लिम फीलिंग को कर रहा था। उसने सोचा कि लेफ्ट का जो जो ओबीसी बेस है वो बीजेपी का तरफ देख रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए वो थोड़ा थोड़ा एंटी मुस्लिम स्टैंड ले लिया था। वो केरला, मेरे ख्याल में वो केरला रिजेक्ट किया। वो बोला कि हम सदियों से ऐसे जी रहे, एक दूसरी का वो स्पिरिट है, वो कायम रखना चाहिए। मेरे जी ख्याल में सतीश का खूबी यही है, सतीश का मिनिस्ट्री का और सतीश का विक्ट्री का खूबी यही है। जी सर, बातें तो ये चल रही थी कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे थे और वहां पर अपने नुमाइंदे भी भेज रहे थे, मगर वेणुगोपाल का पत्ता कट गया। रमेश जी जो कि सीनियर थे, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे ही मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि वो सीनियर थे, मगर उनका उन दोनों की बात नहीं बनी। उसकी उसकी क्या वजह थी? मेरे ख्याल में सब सीनियर लोगों को एक मन में होगा कि क्यों नहीं बन सकते हैं, ऐसे वेणुगोपाल के भी बोला। क्योंकि वो एमएलए का सिलेक्शन में जो एमएलए के पास जो कैंडिडेट के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उसको पार्टी का फंड देना, इसमें सब में मिला हुआ था। मैं सुना है कि बहुत सारे एमएलएस को, सीनियर लीडर्स को आइडिया हो गया कि क्यों मिस्टर केसी वेणुगोपाल को हम बुलाते हैं इधर केरला में, क्योंकि वो हमको बहुत हेल्प किया है हमारा सिलेक्शन में, हमारा पैसा देने में, सब में। बट उसने एक बात भूल गया कि लोग वोट किया, मैंने जो बोल दिया मुसरी स्पिरिट, जो सतीशन 5-6 साल से बोल के आ रहा था, वो विपक्ष के नेता के नाते। विपक्ष नेता के बारे में, वो उसका जो बातें में वो अभी तक मंत्री नहीं, कोई कोई यूडीएफ मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं था, कोई मंत्रिमंडल का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी जी लोग उसको ट्रस्ट किया। उसने एक ही आदमी बोला कि यूडीएफ को 100 का ऊपर सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं वनवास में जाएगा। ऐसे अच्छा एक ही, ये सब लोगों को एक विश्वास देते हैं कि ये आदमी जो जो बोलते हैं ना जबान का पक्का है, वो कोई 102 सीट मिली, 102 सीट मिली। 102 सीट मिला। और एलडीएफ को ऐसे हो गया कि 35 सीट, इसका मतलब वो राज्यसभा में भी एक आदमी को भेज नहीं सकते, ऐसे कर दिया। तो 3 बीजेपी को गया था। तो ये जी एक जबान का पक्का आदमी को लोग ट्रस्ट करता था, इसलिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, बाकी जब सब यूडीएफ का पार्टनर्स है, आरएसपी, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, एक स्प्रिंटर ग्रुप है, वो सब जब एआईसीसी से फोन गया, वो सब बोला कि हमारा राय होगा तो सदिशन होना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया, लोग उसको चाहते हैं, और फिर बाकी आपका डिसीजन है। जो केसी वेणुगोपाल का एक हाईकमान का पार्ट था, इसलिए मेरे ख्याल में हाईकमान को मुश्किल हो गया कि हमारा साथ जो एक आदमी है, उसको ऐसे एक आग्रह हो गया, वो उसको जाना चाहते हैं।
फिर सब कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो हाईकमान का पार्ट है। जी नहीं होगा तो भी स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसलिए 10 दिन लग गया है। वो सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाया, सबसे फ़ोन किया, सोनिया गांधी जी से बातचीत हो गया, ए के एंटनी से हो गया। सब ने जो इंडिकेशन जो दे दिया वो सतीशन की तरफ था, इसलिए सतीशन। तो मेरा एक दोस्त जी सीनियर दोस्त बोलते हैं कि कांग्रेस का ये ऐसे मुख्यमंत्री सिलेक्शन में 75 ईयर्स में ऐसे चॉइस नहीं हो नहीं नहीं हो गया होगा, क्योंकि लोग चाहता था, लोग का प्रेशर था और वोटर्स का राइट प्रेशर था कि आप और नाम लेके मत आइए, करो आइए, ये आदमी को हम चूज किया है, ये आदमी हमारे पास था, हमारा इश्यूज को आगे लेके गया है। वो आदमी वो टाइम का मालिक है, बोलते हैं ना, एक टाइम में एक आदमी होते हैं, ऐसे एक आदमी है। जी तो मेरे जी ख्याल में सलेक्शन का फेवर वही था। बट जो मंत्रिमंडल में है, रमेश चन्नीचला होम मिनिस्टर बन गया, केसी वेणुगोपाल का, मेरे ख्याल में कांग्रेस का 11 मिनिस्टर से 6 तो केसी वेणुगोपाल का जो काम का लोग है, इसलिए सतीशन को मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो अभी देखना पड़ेगा कि वो कैसे मैनेज करेगा आगे आगे। राइट सही बात है। रमेश जी जुड़ गए कैबिनेट में, और मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग से भी एक जो नाम आया था, पहले घोषित किया था, वो नाम बदलना पड़ा, वो बशीर को लेना पड़ा शायद। वो तो उसका डिस्ट्रिक्ट उसका इंटरनल उनका था। इसका दो तीन तीन मलप्पुरम, कोझिकोड, कासरगोड, 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, उसका ज़्यादा लोग है मुस्लिम रहते हैं मलबार रीजन में। तो इसलिए उसको एक एक डिस्ट्रिक्ट को अकोमोडेट करना पड़ता है। और एक खूबी है, मुस्लिम लीग को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बट कैबिनेट में अभी सेकंड पोजीशन मुस्लिम लीग का पीके कुंजालीकुट्टी का है, रमेश चन्नीचला को नहीं है, क्योंकि वो सीनियर है। वो 3-4 बार मंत्री रह चुका है, और यूडीएफ में कांग्रेस को 62 सीट्स है, मुस्लिम लीग को 22 सीट्स है। तो इसलिए उसको सीनियोरिटी के वजह से, यूडीएफ का पार्टनरशिप की वजह से उसको देना पड़ता है। जी आज का पहले कैबिनेट मीटिंग में वो मुख्यमंत्री के साथ वो बैठा था, रमेश चन्नीचला ने। जी सर, एक मैसेज जो हम लोगों को मिलता है इस केरल से, केरल में भाजपा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। हालांकि आरएसएस की ज्यादा से ज्यादा शाखाएं कहते हैं कि केरल में लगती हैं, मगर भाजपा की स्वीकृति वहां पर नहीं है। पिछली बार 0 था, उसके पहले 1 मेंबर था, इस बार 3 मेंबर चुने गए हैं। एक एमपी चुना गया है, कैसे चुना गया है वो भी एक विवाद का विषय है। वो ये उसको सोचना चाहिए। आरएसएस एक हिंदू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी को आपत्ति नहीं है, बट वो पॉलिटिक्स में आना जब चाहते हैं, तो केरला का पॉलिटिक्स ऐसे नहीं है। तो ऐसे एक मजाक बन गया, 2-3 लोग क्रिश्चियन लोग, कैथोलिक लोग, बीजेपी का कैंडिडेट था, वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, शॉन जॉर्ज करके। इलेक्शन के बाद उसने जाके मीटिंग में बोला कि बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा केरल में लेकर नहीं लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये प्रॉब्लम है उधर बीजेपी को। आरएसएस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी करना है करो। पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो सबको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, वो उधर नहीं चले, क्योंकि 45% माइनॉरिटी से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिलके, और बाकी 55 में मैं सुना है कि 30% ऑफ द हिंदूज आर वल्नरेबल टू बीजेपी, बट नॉट द रेस्ट, बिकॉज बाकी सब इधर कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के अभी टॉप नेता सब कौन सा समुदाय से आते हैं? नायर समुदाय, नायर मेनन से, सतीशन मेनन, वेणुगोपाल नायर है, रमेश चन्नीचला नायर है, अभी स्पीकर बन गया वो भी नायर है। तो
अपर कास्ट और माइनॉरिटीज का एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस के तरफ है, और लोअर कास्ट और बाकी सबका लेफ्ट के तरफ है। तो इसके राइट बीच में बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आरएसएस को सब अपनाते हैं क्योंकि वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जब आरएसएस बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलना शुरू करता है, और टेम्पल के सब जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पकड़ते हैं और अपना बीजेपी को आगे करना चाहते हैं, तो जो हिंदू लोग टेम्पल में जाते हैं वो अपोज करते हैं, वो बोल रहे हैं इसे नहीं, इधर पॉलिटिक्स नहीं। ये केरला का मेरे ख्याल में वो सदियों से आ रहे हैं लोग, ऐसे सदियों से जी रहे। उसमें जो बोलते हैं सबको, जो केरला में एक जोक है, ज्यादा हिंदुत्व बोला तो बोला ये एक स्नेक है, वो पॉइजनस स्नेक है बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक है, राइट। ये क्यों हम लेके आते हैं? क्योंकि बाकी सब आरएसएस को शाखा चलाना है, चलने को, तो सबके लिए आना चाहिए, ये एक फीलिंग है। सबके विकास के, सबके विश्वास जो है वो प्रैक्टिस उधर होते हैं अच्छी तरह। वो एक कम्युनिटी के तरफ से नहीं, सबके 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 मन में है ऐसे। तो बीजेपी को ऐसे नहीं देते, क्योंकि मुस्लिम्स को नॉर्थ इंडिया का जो सेग्रीगेशन जो बीजेपी ने किया, वो सब मुस्लिम्स को पता है। एक ही वोट मुस्लिम का बीजेपी का नहीं मिलने वाला है। तो क्रिश्चियन बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार था, बट लास्ट क्रिसमस में जो वीएचपी और बाकी सब लोग नॉर्थ इंडिया में जो किया, और मणिपुर में जो हो गया, उसके बाद हो गया इलेक्शन के तुरंत, इलेक्शन के उस समय लोकसभा में एफसीआरआई का अमेंडमेंट आ गया। तो एक इम्प्रेशन चले गया कि बीजेपी एफसीआरआई के वजह से हमारा इंस्टीट्यूशन लेना चाहते हैं, जो मुस्लिम्स का जो वक़फ़ अमेंडमेंट जैसे एक इम्प्रेशन बन गया। तो इसलिए वो जो क्रिश्चियंस को वोट करने के लिए तैयार बैठा था, वो भी चले गए। तो ये बीजेपी का, इसलिए शॉन जॉर्ज ने जाके बोला है कि आप हिंदुत्व एजेंडा लेकर केरला में मत आइए और एजेंडा लेकर। तो बीजेपी का और एजेंडा है क्या? ये कुछ पूछना पड़ेगा। बीजेपी का हिंदुत्व है ना। मुझे दो और सवाल हैं, यानी एक तो आपका स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट है, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है, और वहां पर मेरे ख्याल से पिछली बार ही सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ दोबारा चुना गया था। हालांकि उसके लिए शायद कुछ दोष वेणुगोपाल को भी दिया जाता है, कुछ दोष कांग्रेस के इंटरनल रिफ्ट को भी दिया जाता है, मगर 2 टर्म के लिए एलडीएफ रहा वहां पर, वरना वो बारी बारी से एलडीएफ यूडीएफ हो रहा था। सवाल ये है कि केरला के लोग, मलयाली लोग विदेशों में बहुत रहते हैं, खास करके गल्फ कंट्रीज में, और फॉरेन एक्सचेंज भी वहां से काफी अच्छा भेजते हैं। तो विदेश में जो बसते हैं मलयाली, उनको सतीशन का सिलेक्शन, उसका मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये और है कि ये खुद बोल रहे कि केरला का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आज से उसने अनाउंस किया कि आउटसाइड एक्सपर्ट्स, केरला का ऑफिशियल एक्सपर्ट्स नहीं है, आउटसाइड एक्सपर्ट्स को मिलके एक वाइट पेपर लेके आएगा। वो उसको पूछा जाएगा क्या करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब चाहता था। आपने बोला कि बहुत शिक्षित स्टेट है, मैं बोलेगा लिटरेट स्टेट है, क्योंकि सब जगह स्कूल्स है। ये कोविड लास्ट इलेक्शन में, कोविड के बाद केरला में जो एक सोशल एटमॉस्फेयर था, वो लेफ्ट का एक बोलते हैं कि लेफ्ट का फायदा हो गया, क्योंकि लेफ्ट पार्टी जो सीपीएम खासकर ऑर्गेनाइज पार्टी है, कैडर पार्टी है, वो और सरकार मिलके कोविड में जो पीड़ित है उस सबको सहायता पहुंचने में काम किया। मेरा एक सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त बोल रहा था, उसका मदर इन लॉ केरला में रहता है अकेले, तो उधर से उसको फोन आया सीपीएम लोगों का, वो सीपीएम वाला नहीं है, फिर भी फोन आया कि हम इधर ही है, आपको मदर को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना है, हम जाके जो करना है करेंगे।
तो ऐसे हाँ इंटरवेंशन हो गया था जी उसके वजह से। और केरला में जो कोविड का जो सब बोलते हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि केरला में सब जगह अभी भी मेरे ख्याल में लास्ट 40-30 साल से हर एक 10 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल है सरकार के या प्राइवेट का। तो इसलिए कोविड डिटेक्शन, कोविड ट्रीटमेंट सब, और सब जगह ऑक्सीजन भी है। तो इसलिए कोविड का ज़्यादा प्रभाव उधर नहीं पड़ा, उसका भी फायदा लेफ्ट को हो गया। तो ये सब है। और कांग्रेस को ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, ऑपोजिशन है, तो कितना चिल्लाऊंगा। बट लोग को पता था कोविड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, जी इसलिए लोग जो उस समय जो मदद किया लोगों को, उसको वोट किया। राइट और बट राइट उसका जो फायदा है लेफ्ट को नहीं मिला, क्योंकि अभी 5 साल के बाद वो बुरी तरफ हराया है। क्योंकि उसका उसका भी एक आइडिया मिल गया कि हम लोग अभी वेस्ट बंगाल जैसे 30 साल इधर राज करेगा, वो नहीं हो गए। तो ये केरला का खुद ही वो लोग, मेरे ख्याल में लोग थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, सोशली क्रिटिकल होते हैं, और समय समय में चॉइस अपना बदल जाते हैं। जी सर, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा है जैसा कि मोदी ने जो 75 साल के लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डालना ऐसा किया था अपने लिए, तो वो अपवाद थे, वो तो omni प्रेजेंट है वैसे। और भगवान ने सीधा ही उनको भेजा है ऐसा कहते हैं। मगर पिनराई विजयन, वो शायद उनके कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से भी केरला में लोग नाराज थे इस बार कहते हैं। जरूर, क्योंकि पिनराई विजयन शॉर्ट टर्म बैड है, तो इसलिए जितना भी उसको ट्यूटर करके बिना टेलीप्रॉम्प्टर सब करके देखते हैं पब्लिक भाषण में, बीच बीच में उसका उसका वो जो बोलते हैं ना, चिड़िया घूमते हैं। तो एक एक हो गया एक पार्टी मीटिंग में, तो जी इलेक्शन का टाइम है, उसने हाँ किसी ने उनको बोला मेरे को एक क्वेश्चन है, तो वो पार्टी वाला था, ये इसका गुस्सा है, उधर जाके घर में जाके पूछो। तो भी लोग चौंक गए, क्या हो रहे हैं यार, चीफ मिनिस्टर ऐसे बोल रहे, वो भी पार्टी फोरम में ओपनली टेलीविजन के सामने। तो सब बोल, फिर घर में जाके बैठना है तो ये इसको बैठना चाहिए, बुड्ढे को बैठना चाहिए, ऐसे हो गए। क्योंकि ये सीपीएम में 75 ईयर्स में सबको बोलते हैं कि रिटायर करो। ये पिनराई विजयन 81 है, ओ और अभी भी पोलिट ब्यूरो में है। वो बोला कि चीफ मिनिस्टर है इसलिए एक्सेप्शन देके 80 में हो गया। अभी भी बोल रहे कि ऑपोजिशन लीडर बनना है। वो पोलिट ब्यूरो को भी वोटिंग हो गया। आज 2-3 न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया कि जब ऑनलाइन मीटिंग हो गया, सब बोला कि पिनराई विजयन हटना चाहिए। फिर वो एक एक जूम मीटिंग कर दिया, उसमें पिनराई विजयन खुद बोला कि मेरे को ओपोजिशन चाहिए करके बोला करके। तो ओ ऐसे ये प्रॉब्लम है। बट अभी जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम का जो मीटिंग हो रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि पिनराई विजयन के वजह से हम हार अरे गए, जी उसका वजह से हम हार गया, इसलिए जी वो हटाना चाहिए। मेरे ख्याल में जी वो दो नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो डिसीजन हो जाएगा। मैं उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, वो ही इज जी अ कैंसर सर्वाइवर। फिर भी जी वो जी क्या करे, एक आदमी को ऐसे मन हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, यानी सत्ता छुट्टी नहीं है। छूटता नहीं है। तो सर एक इसलिए अंतिम सवाल। इसलिए इसको मलयालम में बोलता था मुंडुड़ता मोदी, कोई धोती वाला मोदी बोलता था। धोती वाला मोदी, वो तीन लोग साथ में हम देखते हैं जब विजयन को, पिनराई विजयन को, मोदी को और अदानी को, तो हमें लगता है कि एक नेक्सस है। बट पिनराई विजयन का एक खूबी है, ये खुद पार्टी के लिए पैसा का डील्स करता था, इसलिए उसको ये एक बैड नेम हो गया है। वो जी खुद करते हैं। जी So he's a good organizer, he's good, you know, उसको एक स्टैंड ले लिया तो उसको बहुत मुश्किल है उसको हटवाना, बहुत रीजंस देना पड़ता
होता है, ये सब है, मोदी जी जैसे है वो भी, बट जी। ये प्रॉब्लम सर है कि एक इम्प्रेशन बन गया कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो है घूमते रहते हैं। सर एक अंतिम सवाल मेरा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय वो शपथ विधि में नहीं दिखाई दी। वैसे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर्स डीएमके था, सीपीएम को अच्छा रिश्ता था उससे, उसके साथ कांग्रेस को उतना नहीं है, इसलिए हमने देखा कि उसको डीएमके को छोड़ के टीवी के साथ गया। तो ये विजय तो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है, विजय इज अ पॉपुलर स्टार इन केरला आल्सो। जी। तो वो आएगा तो एक स्टार वैल्यू होता था, बट मेरे ख्याल में पॉलिटिकली इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। राइट। विजय नॉट अ पॉलिटिकल फैक्टर, केरला में स्टार लोगों को पॉलिटिक्स में वैल्यू नहीं। ओह अच्छा। सर आज आप हमारे साथ जुड़े और हिंदी में बात की है आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ, क्योंकि हमें मुश्किल ये होती है कि केरला के हमारे दोस्त लोग हैं वो केवल अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। आप दिल्ली में रहे हैं 4 दशक से, इसलिए आप हिंदी अच्छा बोलते हैं और हमारे दर्शकों को भी आपकी बात बराबर पहुंचती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है सर, इसलिए हिंदी जी बोलना जी, पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।